नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, छूटा हुआ करंट अफेयर जो था 3 से 7 दिसंबर तक का बचा था, उसको आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 इसका हम लोगों ने 29 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक का कवर कर लिया था। तो 3 दिसंबर से 7 दिसंबर का बचा था, उसको हम लोग आज कवर कर लेंगे। आप सोच रहे होगे कि इतना लेट क्यों, इतना टाइम क्यों लगा ये सब कवर कराने में। तो देखिए, आपने अगर नोटिस किया होगा तो अभी तक बुक नहीं आई है इस साल की। हर साल आपको पता है एमजेटी एजुकेशन की बुक आती है वार्षिकांक ब्रह्मास्त्र की। तो अभी तक आई नहीं है, तो फिर आएगी कब? हम लोग लगे हुए हैं इस पर। पिछले कई दिनों से लगातार इस पर काम चल रहा था, दिन रात हमारी टीम लगी हुई थी, मैं भी लगा हुआ था। तो अब ये बुक बिल्कुल फाइनल हो चुका है, एरर फ्री हो चुकी है और प्रिंटिंग के लिए दिया जा चुका है। आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने होगी बुक ब्रह्मास्त्र वार्षिकांक, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ये ऑफलाइन बुक होती है और साल में एक बार आती है, लोगों को इंतजार भी रहता है। तो आपके लिए ये बुक तैयार की जा रही थी, इसलिए ये सब चीज़ें लेट हुआ। और उसके पहले क्यों लेट हुआ था वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कारण। तो फिलहाल इंतजार का फल मीठा होता है। मैं आपको कवर कराने का वायदा किया था, तो वायदे के अनुसार आज हम लोग कवर करेंगे ये सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस जो छूटे हुए थे उनका क्या प्रोसेस है। बाकी आने वाले दिनों में जो मंथली छूटा हुआ है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो नवंबर का पार्ट 2 बचा है, दिसंबर का पार्ट 1 बचा है। अब लगातार वीडियोज आएंगे, है ना, क्योंकि अब काम हो गया है, मेरा काम मैंने प्रिंटर को दे दिया है, बाकी चीज़ें प्रिंट होंगी। तो उसके बाद उसमें तो हमें कुछ करना नहीं है। तो अभी तक जितना भी प्रोसेस था वो इसी वजह से डिले था वीडियो वाला। अब वीडियोज पर भी लगातार वीडियोज आएंगी, यूट्यूब पर भी, कोर्सेज वगैरह में भी क्लासेस सब चलेंगी तेजी से। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है और इसको हम लोगों ने रिवीजन भी किया हुआ है, जो वन लाइनर फॉर्मेट वाला पेज बनता है उसमें। ठीक है, 3 दिसंबर को। इस बार की थीम थी प्रमोटिंग लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। 1992 से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। ये पूरे भारत में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति होते हैं उनको सम्मान दिलाना, उनके अधिकारों की बात करना और उनको इज्जत देना, ये इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। ठीक है, उनको भी बढ़ावा देना, हर सेगमेंट में उनको भी आगे रखना। ठीक है, अगला। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का चौथा संस्करण हुआ? तो हरिमो शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ठीक है, हरिमो शक्ति ध्यान रखना, हरिमो शक्ति भारत मलेशिया के बीच होने वाला एक्सरसाइज है और ये इस बार मलेशिया में आयोजित हुआ बेटोंग कैंप में। चौथा संस्करण था, 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चला। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है? ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों ये चुना गया है ब्रेन रोट को। ध्यान रहे, हर डिक्शनरी का अपना वर्ड ऑफ द ईयर साल के एंड तक अनाउंस किया जाता है। तो ऑक्सफोर्ड ने भी अपना अनाउंस किया, ब्रेन रोट को इसने किया है। ठीक है, ये वर्ड ऑफ द ईयर है। बाकी कॉलिंस डिक्शनरी का ब्रैट है, मरियम वेबस्टर का पोलराइजेशन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना मैनिफेस्ट को नियुक्त किया है, मतलब डिक्लेयर किया है। तो ये वर्ड ऑफ द ईयर हैं बाकी डिक्शनरीज के, इनको सबको आपको याद रखना है। ठीक, अगला। ब्रेन रोट का मतलब क्या होता है? इसका उपयोग कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री के अत्यधिक उपभोग के कथित नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करने के लिए है, जो आप लोग करते भी हो, सब लोग करते हैं। मतलब कि जैसे आप रील देख रहे हो तो लगातार रील देखते रहो, कोई कोई या तो क्वालिटी नहीं है या तो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका उपभोग लोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लगातार रील्स देखते चले जा रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा निकल गया, है ना। अगला। रातापानी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मध्य प्रदेश में आप जानते हो सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश को। तो इसी में अभी तक 7 टाइगर रिजर्व थे, अब हो गए हैं 8 टाइगर रिजर्व और ये 8वां टाइगर रिजर्व जो है ये है रातापानी। ठीक, टोटल भारत में कितने हैं? भारत में 57 अब बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं, यानी टाइगर रिजर्व हो गए हैं। भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 57 हो गई है। इसका एरिया जो है उससे कोई मतलब है नहीं, फिलहाल एरिया वगैरह पूछा नहीं जाता, बस यही पूछा जाएगा रातापानी कहाँ पर है और कौन से नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेपाल ने किस देश के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए निष्पादन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI मॉडल ये किसका है? ये चाइना का है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये ओल्ड सिल्क रूट जो हुआ करता था ना, इस पर मैंने वैसे वीडियो भी दी हुई है कई बार। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खूब अच्छे से समझाया हुआ है, ट्रेनिंग टॉपिक के सेक्शन में आप जाकर के ढूंढ सकते हो, या BRI MJT एजुकेशन करके सर्च करना, मिलेगी वीडियो। समय समय पर इसके बारे में अन्य वीडियोज में भी जिक्र करते रहते हैं।
ये ओल्ड सिल्क रूट जो हुआ करता था ना, पहले चाइनीज लोग सिल्क रूट एक बनाए थे, उसके माध्यम से सिल्क का व्यापार किया करते थे। यूरोप वगैरह में, एशिया में, अन्य जगहों पर ये सिल्क का व्यापार किया करते थे। तो अब उस वाले समय से लेकर अब नए समय पर BRI मॉडल चला करके ऐसे ही एक नया रूट बना रहा है चाइना, जिसके तहत अन्य देशों को वो कनेक्ट करते चला जा रहा है, बहुत सारे देशों को। इसमें एशिया के बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, इसके अलावा आपका यूरोप के बहुत सारे देश हैं। इन सबको कनेक्ट कर रहा है कुछ इस प्रकार से। देखिए, ओल्ड सिल्क रूट ऐसे हुआ करता था, इस प्रकार से जाता था और व्यापार किया करता था सिल्क का बहुत पहले। अब ये जो BRI मॉडल है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके तहत ये यहाँ पर देखिए दक्षिण एशिया में, उसके बाद यहाँ बांग्लादेश को कनेक्ट कर रहा है, श्रीलंका को, उसके बाद होते होते यहाँ पर केन्या, जिबूती, होते होते ग्रीस, इटली, मतलब यहाँ पर भी ये कनेक्ट कर रहा है बहुत सारे देशों को। इधर पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान को भी कनेक्ट कर रहा है। नेपाल में अभी ये डील हुई है जो मैं आपको बताया हुआ हूँ। तो ये सब बहुत सारे देशों को कनेक्ट करते जा रहे हैं BRI मॉडल के तहत। BRI मॉडल के तहत ही यहाँ पर अपना मतलब ट्रेड करेंगे अपने हिसाब से। कुछ का कहना ये है कि डेप्ट ट्रैप में भी फंसाते हैं ऐसे ही करके कि BRI मॉडल में शामिल हो जाओ, हम आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे और आपको डेप्ट दे करके करेंगे, फिर आपका अर्निंग होगा। लेकिन वो अर्निंग कम होता है, डेप्ट बढ़ता चला जाता है। फिलहाल नेपाल जो है ये साइन कर लिया है, चाइना के बहकावे में आ गया है कहें। इंडियंस के लिए तो यही कहेंगे, चाइना और नेपाल वाले तो ये कहेंगे कि हम तो बहुत बड़ी डील साइन किए हैं। फिलहाल वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी इसे कहते हैं और इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं। अगला, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किस राज्य में 100 दिवसीय TB अभियान शुरू किया? तो 100 दिवसीय TB अभियान जो है हरियाणा में शुरू किया गया और ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट किया जाएगा आने वाले दिनों में। ये स्वास्थ्य मंत्री ने किया हुआ है, ठीक है। JP नड्डा आप जानते हो कि ये अब आज के टाइम पर स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं मोदी 3.0 कैबिनेट में। तो इन्होंने हरियाणा में शुरुआत की है। 100 दिनों का TB अभियान क्यों शुरू करने की जरूरत पड़ी? कारण यह है कि अगर आपको याद हो तो निक्षय मित्र अभियान शुरू किया गया था। निक्षय मित्र अभियान के तहत टारगेट क्या रखा गया था कि भाई 2025 तक TB मुक्त हो जाएगा भारत। लेकिन क्या हुआ? अभी तक नहीं हुआ। तो अभी तक नहीं हुआ तो 2025 के करीब हम लोग आ गए हैं, तो कब तक होगा? तो दोस्तों 100 दिवसीय TB सघन TB अभियान मतलब चला करके कि 100 दिन में किसी न किसी तरीके से TB उन्मूलन कार्यक्रम खूब तेज बढ़ावा दिया जाए, ये चलाया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? ये निक्षय मित्र अभियान याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। 2025 तक के लिए लक्ष्य रखा गया था। तो 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके इनके 347 जिलों में ये लागू किया जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चीता डे। ये भी मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को। ये भी का क्या मतलब हुआ? भी का मतलब ये हुआ कि 4 दिसंबर को हम लोग भी नेवी दिवस मनाते हैं, नौसेना दिवस। नौसेना भी अपना कोई चीता से कम है क्या? ठीक है। तो नौसेना जो है ये दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और 4 दिसंबर को ही ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। चीता के बारे में अगर बात करें तो भारत में केवल एक ही जगह पर चीता है। कहाँ पर? कुनो नेशनल पार्क। याद रखना, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और वहीं एकमात्र ऐसा जगह है, स्पेस है, जहां पर चीते लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए हैं? ये शुरुआत में नमीबिया से लाए गए, उसके बाद से ये लाने जाने शुरू हुए साउथ अफ्रीका से, ठीक है ना। तो याद रखना ये चीजें, साउथ अफ्रीका से अभी लंबी डील चलेगी, लगभग 100 चीते लाए जाएंगे, नमीबिया से 8 लाए गए थे। अगला, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं, इंडियन नेवी डे मनाते हैं। इस बार की थीम रखी गई है स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्वदेशीकरण है। तो भारतीय नौसेना के लिए ये सेलिब्रेट करते हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रणनीतिक और विजयी ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में ये दिवस मनाया जाता है। वैसे भारतीय नौसेना का इतिहास काफी पुराना रहा है। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौसेना की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन ये आयोजित हुआ चेन्नई में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया को 15 साल के बाद मौका मिला है इसका आयोजन करने का। चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है, 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित किया गया है, ठीक है। तो शिपिंग महानिदेशक श्याम जगन्नाथ जो हैं ये मुख्य अतिथि हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, एशिया पैसिफिक देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने फाउंडेशन मॉडल को नई पीढ़ी नोवा की घोषणा की?
फाउंडेशन मॉडल की नई पीढ़ी नोवा, ये अनाउंस किया है अमेजन ने। अमेजन कंपनी बताने की जरूरत नहीं है, जेफ बेजोस की कंपनी है, और इसने अभी फैमिली ऑफ फाउंडेशन मॉडल लॉन्च किया है जनरेटिव एआई वेब के दौरान, नोवा नाम से। ये बहुत सारे इमेजेस, वीडियो, इन सब के टेक्स्ट वगैरह को, इनपुट को प्रोसेस करेगा और जो बिजनेसेस हैं, डेवलपर्स हैं, इनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो मतलब एक प्रकार से जो अमेजन सेलर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अमेजन फाउंडेशन मॉडल की नई पीढ़ी है नोवा। अगला, हाल ही में किस देश की संसद ने मार्शल लॉ को अमान्य घोषित किया? तो मार्शल लॉ को अमान्य घोषित कर दिया है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ जो है अब वो होगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है। साउथ कोरिया में इन दिनों बहुत सारी घटनाएं हुई। विदेश मंत्री वहाँ पर इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद फिर आत्महत्या की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिलहाल यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यूं सुक योल, इन्होंने सांसदों द्वारा इसे खारिज करने के लिए मतदान करवाया और मार्शल लॉ को अमान्य घोषित कर दिया। मार्शल लॉ क्या है, आप समझो जैसे अपने यहाँ इमरजेंसी है ना, वैसे वहाँ पर मार्शल लॉ होता है कि अगर जो उस टाइम पर सब कुछ छोड़ो, जो मार्शल लॉ मतलब जो राष्ट्रपति कहेगा वही होगा, बाकी सारी चीज़ें इनवैलिड हो जाती हैं, मौलिक अधिकार वगैरह हनन हो जाता है। फिलहाल 1980 के बाद से पहली बार है जब साउथ कोरिया में मार्शल लॉ घोषित किया गया था। मार्शल लॉ घोषित किया जाता है तो प्रेस की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, अन्य अधिकार, प्रतिबंध, ये सब हट जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक वैसे जैसे अपने यहाँ इमरजेंसी का प्रावधान है। साउथ कोरिया की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान की भी संसद का नाम नेशनल असेंबली है, अपनी संसद पार्लियामेंट। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल होती है, राष्ट्रपति यूं सुक योल, मुद्रा कोरियन रिपब्लिक वॉन होती है। साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया 38 डिग्री पैरेलल से अलग होती हैं, ये बात ध्यान रखना, 38 डिग्री पैरेलल लाइन। अगला, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत वर्ष 2027 तक कितने रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वर्ष 2027 तक 1 करोड़ रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये देखिए, ये प्रिडिक्शन किया गया है, इसीलिए ग्रीन से है अभी, और कहा गया है कि प्रिडिक्शन किस प्रकार से बढ़ेगा इसको भी रखा गया है यहाँ पर। जैसे मार्च 2025 तक 10 लाख, मार्च 2026 तक 40 लाख और मार्च 2027 तक 1 करोड़ रूफटॉप लग जाएं। तो पहले 9 महीने में 6.3 लाख का इंस्टॉलेशन हो चुका है। ये योजना क्या है इसको समझिए। अभी प्रधानमंत्री 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, उसी दिन सूर्योदय योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है ना, सूर्योदय योजना। तो सूर्योदय योजना जो थी उसके तहत ये था कि भाई आने वाले दिनों में ना 1 करोड़ ऐसे रूफटॉप सोलर पैनल लगवाए जाएं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक और योजना आई कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना ये थी कि जो सूर्योदय योजना के तहत जो लोग इंस्टॉल करेंगे या जो लोग अपने मन से भी इंस्टॉल करवाएंगे, सोलर रूफटॉप लगवाएंगे, उनको 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो ये मुफ्त बिजली योजना है, 300 यूनिट तक के यूजेज पर बिजली मुफ्त दी जाएगी और उसके बाद सोलर पैनल से बाकी जो एनर्जी उत्पादन होगा वो तो होगा ही, बाकी जो एनर्जी बचेगी उसको खरीदेगी भी सरकार, ऐसा कुछ था इसमें। साथ ही साथ में ये कहा गया था कि हम सब्सिडी भी देंगे। सब्सिडी देना सूर्योदय योजना के तहत था कि 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये था, तो दोनों योजनाएं एक दूसरे से कहीं न कहीं इंटरलिंक है लेकिन अलग अलग हैं। सूर्योदय योजना ये लगवाने के लिए था, केवल लगवाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, भाई 40% तक हम सब्सिडी देंगे, आप लोग लगवाओ। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये था कि आप लगवा लिए हो अगर तो 300 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त देंगे, ठीक है। एशियाई ई स्पोर्ट खेलों की फुटबॉल प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। कौन से हैं वो हैं दोस्तों पवन कंपेली। ये एशियाई ई स्पोर्ट खेल में ई फुटबॉल स्पर्धा में जीते हैं कांस्य पदक, ठीक है ना, ई फुटबॉल। तो ई फुटबॉल मतलब इंटरनेट वाला समझ लो, ठीक है। तो इंडोनेशिया के असगार्ड अजीजी, इनको 2-1 से इन्होंने हराया हुआ है। ई फुटबॉल श्रेणी में भारत का पहला पोडियम फिनिश है ये, तो कांस्य पदक पर पोडियम फिनिश किया है इन्होंने। पोडियम मतलब जो मेडल वाले उस पर चढ़ते हैं उसे पोडियम कहते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज 3 ही होते हैं, तो तीसरा नंबर इनका है। अगला, कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया? तो मिशन अरुण हिमवीर ये अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ये कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। आर्टिकल देखिए यहाँ पर,
मिशन अरुण हिमवीर बूट्स मार्केट लिंकिंग फॉर अरुणाचल एग्री हॉर्टी प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर में जो अरुणाचल प्रदेश में जो वहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से जो उत्पादन किए जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, खास करके हिमाचल क्षेत्रों में, मतलब पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में जो उत्पादन किए जाते हैं बर्फीले क्षेत्रों में, उनको बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP और उत्तर पूर्व सीमांत, ये सब मिल करके समझौता किए हुए हैं। अगला, किस राज्य सरकार ने स्वयं को वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए IT और GCC नीति 4.0 को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने खुद को वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए IT और GCC नीति 4.0 की मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश चाहता है कि वो आने वाले दिनों में वैश्विक ज्ञान का एक हब बने, ठीक है, ग्लोबल नॉलेज का एक हब बने, ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी बने। तो इसके लिए तिरुपति, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा जैसे प्रमुख शहर हैं जो अपनी प्राचीन सभ्यताओं, वहाँ के कल्चर, इन सब के लिए फेमस हैं, उन पर कुछ ऐसे कार्यस्थल स्थापित किए जाएं। बंदरगाह विकास और जहाज निर्माण समूहों को बढ़ावा दिया जाए। समुद्र नीति 4.0 को मंजूरी दी गई है, ठीक है। अगला, 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? तो 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली है जापान ने। जापान ने ये जीता हुआ है, भारत में आयोजन किया गया था इसलिए इंपॉर्टेंट है। जापान ने साउथ कोरिया को हरा करके जीता है, ठीक है। 3 से 10 दिसंबर के बीच भारत में आयोजन हुआ था, ध्यान रहे, ये एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप है। भारत का स्थान 6ठा था। अगला, किस देश ने एशिया पैसिफिक फोरम में सामाजिक सुरक्षा के अच्छे अभ्यासों के लिए पुरस्कार दिया गया? तो एशिया प्रशांत फोरम में सामाजिक सुरक्षा के अच्छे अभ्यासों के लिए पुरस्कार मिला है भारत को, ठीक है, भारत को मिला है। देखिए यहाँ पर इंडिया अवार्डेड फॉर सोशल सिक्योरिटी गुड प्रैक्टिस अवार्ड, एशिया पैसिफिक फोरम इन सऊदी। तो सऊदी अरब में ये दिया गया है, रियाद में, उसकी राजधानी में, भारत को 2024 का गुड प्रैक्टिस अवार्ड। तो ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संचार चैनलों की योग्यता को 5 प्रमाण पत्र मिले हुए हैं। बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, जो खास क्वेश्चन होगा उस पर मैं ज़्यादा जोर दे करके बताऊंगा, उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। निम्न में से कहां पर भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन 2.0 शुरू किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ये वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है पंबन 2.0, ये शुरू हो रहा है दोस्तों रामेश्वरम तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आर्टिकल है आपके सामने, प्रेजेंटिंग पंबन 2.0 रामेश्वरम रिटर्न टू रेलवे मैप इन इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज। तो इंडिया का पहला ये वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है। जर्मनी और स्पेन के गतिशील रेल पुलों से ये प्रेरित है, जर्मनी और स्पेन की तरह। हाल ही में किस राज्य ने नए साल से पर्यटकों की एंट्री पर ग्रीन सेस लेने का फैसला लिया? पर्यटकों की एंट्री पर ग्रीन सेस लिया जाएगा। कहां पर लिया जाएगा? उत्तराखंड में लिया जाएगा। कब से लिया जाएगा? नए साल से, यानी 2025 से। अच्छा, ग्रीन सेस लिया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए, उत्तराखंड टू लेवी ग्रीन सेस ऑन व्हीकल एंटरिंग स्टेट ईवीज एग्जम्प्ट। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां हैं, वो इसके लिए एग्जम्प्ट रहेंगी, मतलब उन पे नहीं लगेगा। बाकी ग्रीन सेस लिया जाएगा बाकी गाड़ियों से, ठीक है। तो ग्रीन सेस का मतलब ये कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप अपनी गाड़ियां ला रहे हो यहाँ पर, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इसीलिए एक नए प्रकार का चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश लेने वाले जो निजी वाहन होंगे उनसे 20 रुपए से 80 रुपए तक का शुल्क लेंगे, ग्रीन सेस के नाम से, एक नया प्रकार का टैक्स। अच्छा, उत्तराखंड आया हो, उत्तराखंड से याद रखना 1 जनवरी यानी कि नए साल से 2025 से इन्होंने ये भी कहा है कि हम UCC लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, पहला राज्य बनेगा। अच्छा, आज की वीडियो में जब मैंने इसको बताया ना कि पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड UCC लागू करने वाला, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि गोवा में भी तो गोवा बना था पहला राज्य, ये दूसरा है। नहीं, देखो, गोवा लागू करने वाला पहला राज्य नहीं था, गोवा में लागू है। मतलब ये कि जब से आज़ादी मिली है तब से कोई राज्य वो पहला राज्य है जिसने लागू किया है UCC। आज़ादी से पहले गोवा में लागू था यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगाली जो रहते थे, बाद में जो कि गए, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ चलाते थे। तो गोवा में लागू था पहले से, वहाँ पर चलता है। तो अगर आज के टाइम पर पूछा जाए, क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ सकते हैं, पूछा जाए कि भारत के किन किन राज्यों में UCC लागू है, तब आप बताएंगे गोवा और उत्तराखंड। या फिर पूछा जाए कि कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर UCC लागू है पहले से, तो गोवा आप बताएंगे।
अगर पूछा जाए लागू किसने किया, बाकायदे संविधान वगैरह अपना संशोधन करवाते राष्ट्रपति से मोहर वगैरह लगवा करके, तब आप बताएंगे उत्तराखंड। अगला, हाल ही में गूगल ने भारत में कहां पर गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। तो गूगल जो है ये हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करेगा और ये भारत का अपने आप में पहला होगा, इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर होगा, ओनली 5th इन द वर्ल्ड। गूगल ने कहा है कि दुनिया भर में केवल 5 हैं, उनमें से एक भारत में है और ये भारत का पहला है। तो हैदराबाद तेलंगाना में 4 दिसंबर को ये घोषणा की गई, भारत का पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र होगा। ठीक है, गूगल की सिक्योरिटी ये इंश्योर करेगा और ये टोक्यो के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में ये दूसरा है और अपने आप में पहला। तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में टोक्यो भी आ जाता है चूंकि एशियन कंट्री है, और अपना इंडिया भी। तो एशिया पैसिफिक रीजन में 2 हैं, भारत में 1 है, विश्व में 5वां है। क्लियर। तो ये था दोस्तों छूटा हुआ करंट अफेयर। हम लोगों ने 29 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर को एक पार्ट में कवर किया और उसके बाद फिर 3 दिसंबर से लेकर के आपका 7 दिसंबर तक का कवर कर दिया गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूटे थे वो सबका। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा और ये पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ कार्ड में छोड़ दूंगा, वहां पर से जाकर आप देख सकेंगे, या फिर लास्ट में एंड स्क्रीन बनकर आएगा, वहां से भी आप सॉल्व कर सकेंगे, देख सकेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट देख लीजिए। बाकी नवंबर मंथ का भी पार्ट 2 और दिसंबर का पार्ट 1 ये दोनों भी जल्दी ही आ जाएगा। जितना भी छूटा है सब आ जाएगा। उसके बाद आगे की चीज़ों पर हम लोग बढ़ेंगे, ट्रेनिंग टॉपिक वगैरह पर भी वीडियो आएंगी, सब कुछ आएगा, क्योंकि किताब पर काम चल रहा था अभी, अब वो कंप्लीट हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में किताब भी आ जाएगी आपके लिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।